स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस करके? मतलब प्रेसिपिटेट तो अलग से आयोनाइज नहीं करेगा, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट का मीनिंग होता है कि आप डिकम्पोज कर देंगे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको, रुकिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, सेपरेट तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुझे एक एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना था टेस्ट ट्यूब में। जैसे यहाँ था सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, तूने सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन डाला और वो बना सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेट, पूरा डिपॉजिट हो जाएगा नीचे HCl प्रेसिपिटेट। अब ना तू इसके अंदर एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दे, पूरा डाइल्यूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड, पूरा गायब हो जाएगा, पूरा क्लियर दिखेगा सॉल्यूशन, पूरा नहीं प्रेसिपिटेट। तब सिल्वर डायमीन क्लोराइड बन के वो सॉल्युबल हो गया, सिल्वर क्लोराइड इस फॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो गया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब तो थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल दे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, प्रेसिपिटेट रीअपीयर कर लेगा, दोबारा प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड जाके इस एमोनिया के साथ रिएक्ट कर लिया, क्योंकि एमोनिया बेस था, रिएक्ट करके उसे एमोनियम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स टूट गया तो प्रेसिपिटेट रीअपीयर कर गया। इस वैसे कर सकते हो। कभी मैं इसको डिकम्पोज कर दूंगा बाय एसिड बेस रिएक्शन, कभी मैं उसे चेंज कर दूंगा बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल Na2Fe CN5NO जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na4Fe CN5NOS, NO और S मिलके एक और लाइगैंड बना लेते हैं और -2 चार्ज एक्स्ट्रा आने की वजह से 4 सोडियम हो गया। ऐसे करके आप कर सकते हो केमिकल रिएक्शंस में। ठीक, तो हमारा था नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो मेरा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस खत्म हुआ। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है। डिफिकल्ट एरिया क्यों पता है? बिकॉज ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ इसलिए डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 डायमेंशनल टीचिंग आएगा। 3 डायमेंशनल मतलब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा इनमें, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको समझने में, बट ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। बिफोर आई कंक्लूड दिस वन, शुड आई गिव यू मोर एग्जांपल्स? मैं अपनी किताब से थोड़ा सा देखता हूँ, कुछ 1-2 और एग्जांपल दे सकता हूँ कि नेमिंग का। मोटा मोटी थ्योरी यही है नेमिंग का, और कुछ नहीं है। रुकिए मैं 1-2 और दो आपको, चलिए 1-2 और बनाइए तो। बनाइए तो आप, बस क्लोज करने वाला हूं मैं। एक और पढ़ाऊंगा खाली एक कॉन्सेप्ट, इसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है, म्यू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, म्यू का इस्तेमाल करता हूं। आज एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल एक पूछा था, चार्ट में पूछा था, मैं बताता हूँ उसने क्या पूछा था। इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के बारे में पूछा था, बताता हूँ। पहले इसको तुम कर लो, बताता हूँ। बताओ जरा, बताओ नेमिंग बताओ तो बच्चों, जल्दी सारे बच्चे। पोटेशियम फ्लोरिडो प्लैटिनेट 4। ठीक है, हेक्साक्लोरिडो। सारे बच्चे थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे क्योंकि ना पता भी नहीं चलता मुझे। प्लैटिनेट 4, ठीक। एक और बना था, इसके बाद में बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, क्या हुआ। नहीं, क्वेश्चन बताता हूँ पहले। आज स्टूडेंट ने मुझे पूछा चैट में, सर किसी कोऑर्डिनेशन, वो आउटगोइंग स्टूडेंट है, मैंने उस क्लास 12 हो चुका है उसका, एग्जाम दे रहा है अभी। किसी कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा हुआ, कॉम्प्लेक्स इंडीड एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको ये कॉम्प्लेक्स की एग्जिस्टेंस की जानकारी है, ये सच है कि ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, हम भी पढ़ेंगे पीछे जाके। उसने बोला था आप नेमिंग कैसे करोगे? उसका सवाल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा ना ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो। जब आप ऐसा लिखते हो तब आपको नेगेटिव कैसे दिखा रहे हैं कि तो कोई रूम नहीं है, स्पेस नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप ऐसे दिखा दोगे -1
ऑक्सीडेशन नंबर को। आप जो रोमन न्यूमरल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखते हो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। ऐसे में आप इस कॉम्प्लेक्स को नेमिंग कैसे करोगे? कॉम्प्लेक्स तो ट्रूली एग्जिस्ट करता है। तो मैंने उसे एक आंसर दिया। क्या आंसर दिया आप पे समझ जाओगे। मैं कंफ्यूजन दिखाता हूं तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगा। मैंने आंसर नहीं दिया है तुम्हें, मैं तुम्हें एक और कॉम्प्लेक्स देता हूं, तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। कॉम्प्लेक्स है, मैं अपनी बुक से ले रहा हूं इसे, ये ब्रिजिंग लाइगैंड का है। ये आने की चांसेस कम होते हैं, लेकिन मुझे ब्रिजिंग लाइगैंड पढ़ाना है शायद एनसीईआरटी में भी शायद ब्रिजिंग लाइगैंड है। चलो आप सोचो तो क्या करोगे। एक चीज याद रहे आपको कि ब्रिजिंग लाइगैंड के पहले म्यू लिखते हैं। तो ये ब्रिजिंग लाइगैंड है, ये ब्रिजिंग लाइगैंड है। सॉरी, इसका नेमिंग है अमाइड, कॉम्प्लेक्स में वो अमीडो कहलाएगा। नीचे वाला का नेमिंग है हाइड्रोक्साइड, कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोक्सीडो कहलाएगा। तो म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो होगा। म्यू लिखा जाएगा अमीडो से पहले, म्यू लिखा जाएगा हाइड्रोक्सीडो से पहले। वो चैलेंज नहीं है, वो पहली बार आप यूज कर रहे हो फाइन, पर वो कोई चैलेंज की बात नहीं है। तो पैटर्न क्या होता है ना, आप हमेशा लेफ्ट हैंड वाले पहले लिखोगे, ब्रिजिंग को डिक्लेयर करोगे, राइट हैंड वाला लिखोगे, कंक्लूड कर दोगे। तो पहले आप लेफ्ट हैंड में फोकस करो। बताओ मुझे लेफ्ट हैंड में क्या देख रहे हो आप, बताओ। टेट्रा अमीनो, अमीन बोल, अमीनो नहीं बोलते, अमीन बोल। टेट्रा अमीन हाँ, क्रोमियम। क्रोमियम, चल ठीक है मैंने लिख दिया। टेट्रा अमीन डबल ए डबल एम होगा, टेट्रा अमीन क्रोमियम। आप बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करोगे? वो तो बोलना पड़ेगा ना मुझे। देखो हमारा, हाँ बोलो तुम थोड़ा बोलो, मैं तो बोलूंगा, तो बोलो थोड़ा। 0 नहीं, जीरो नहीं। +2। हाँ, ये तेरा -4 है, बाहर का चार्ज देख -4 है, सल्फेट तो -4 है। इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज पक्का +4 है, इसलिए तो सल्फेट होल ट्वाइस हुआ। अब ये तो -1 है, ये भी -1 है, तो फिर ये दोनों मेटल मिलके +6 पक्का है। +6 -2 मिलके +4 हुआ, -4 आके न्यूट्रल कर लिया। अब रहा सवाल, ये +6 को मैं कैसे सोचूं? ऐसा भी तो हो सकता था सर, ये +4 ये +2, क्रोमियम तो +4 दिखाता है। आपको किस बात की तकलीफ है, आप कैसे जान लिए कुछ और है? ऐसा भी तो हो सकता है दोनों +3, ये भी तो हो सकता है। हाउ डू आई नो? कोई रास्ता है मेरे लिए? आप कोई भी किताब पढ़िए, वो पहले ना 3 स्ट्रेट लिख देगा, वो ना एक एजम्पशन है, वो सोच लिया है 3। बट ऐसी कंफ्यूजन आपको बहुत बार आ सकता है। कुछ ऐसी मेटल भी आपके हाथ लग सकते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई अच्छा जानकारी भी आपको ना हो। तभी क्या होता है पता है, हालांकि मैं लिखूंगा नहीं ये प्रोसीजर को, बट मैंने ये पढ़ा है बिल्कुल। तभी क्या होता है, अराबियन न्यूमरल यूज करने की रिकमेंडेशन दी जाती है। अराबियन न्यूमरल यूज करो तो मैं कैसा लिखूंगा, देख कंफ्यूजन कैसे दूर हो जाता है। देख मैं कैसा लिख रहा हूँ, टेट्रामीन क्रोमियम, कुछ मेंशन मत मेंशन करना कुछ भी। म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, बिस इथिलीन डाइमीन आयरन, है ना, ब्रैकेट में +4 लिख देना। अब मैंने आई भी नहीं लिखा, +4 लिखा। +4 का मीनिंग है पूरा स्क्वायर ब्रैकेट +4। वो तो सेफ है जानना, उस पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सल्फेट -4 है तो स्क्वायर ब्रैकेट तो +4 है। अराबियन न्यूमरल का इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा रोमन न्यूमरल से लिखे नहीं जाते, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अराबियन न्यूमरल आप इस्तेमाल करेंगे। तो उस बच्चे को मैंने आंसर भी वही किया कि आप यहाँ अराबियन न्यूमरल का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जैसा है, ये चीज भी वैसा ही है। पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के लिए आप अपना चार्ज को डायरेक्टली बता सकते हो फाइनली, तो मैं भी इसके लिए पूरा बता दूंगा। पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज ब्रैकेट में -1 लिख दो, काम खत्म। अरब फर्क है कि अराबियन न्यूमरल जब आप यूज करोगे तब आप अपना स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज को बता के छोड़ दोगे, आपको अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक नहीं करना है। फॉर एग्जांपल
नाइट्रोस, उसने ये क्वेश्चन भी पूछा था, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट Fe2O5NoSO4, ये मैं तुम्हें क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा दूंगा। ये ना पुराने डॉक्यूमेंट्स में, पुराने मतलब 15 साल पहले की डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बात करूं, तब लोगों को पता था कि ये +1 ये +1 है, बट आई थिंक बाय अभी 15 साल हो चुका है कि ये प्रूफ हो चुका है कि ये +3 है -1 है। बट आज भी बहुत सारी किताबें चेंज नहीं किए हैं अपने आप को, क्योंकि पुराना एडिशन पड़ा है +3 -1। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है कि मैं क्या लिखूं, आयरन को +1 लिखूं ना +3 लिखूं। तब सबसे बेहतर है कि कंफ्यूजन को अवॉइड करो, अराबियन न्यूमेरल से लिखो, पूरा सब कुछ लिख दो, लास्ट पे ब्रैकेट में +2 लिख के छोड़ दो, क्योंकि ये सल्फेट अगर -2 है पक्का स्क्वायर ब्रैकेट +2 है। अराबियन न्यूमेरल का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि मैं आपको ये नोट में ये सब इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता के रखूँ कि अराबियन न्यूमेरल का इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, और रोमन न्यूमेरल्स पे लिखूंगा जैसा हमारा प्रोसीजर था पहले से। लिखिए मेरे साथ, टेट्रामीन क्रोमियम 3। सर उसको पेंटाकार्बोनिल मैंगनीज लिखेंगे या पेंटाकार्बोनिल मैंगनेट लिखेंगे? अच्छा, मैंगनेट कहेंगे, ट्रू मैंगनेट कहेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट में था, मैंगनेट कहेंगे। मेरा ध्यान वो अराबियन न्यूमेरल पे चला गया था, मेरा ध्यान वहां से हट गया था। सही बात। क्या बोलेंगे आप? ना, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते पता है? आप जब कुछ बोलेंगे ना, सामने वाला उसको सेंस कर पाएगा। ऐसा बोलेंगे ना आप, तो सामने वाला कैसे समझेगा वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? क्योंकि मैंगनीज तो तरह तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। व्हाई वी आर वरीड अबाउट दिस थिंग्स? बिकॉज दे आर ऑल ट्रांजिशनल मेटल्स। ट्रांजिशनल मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देन हाउ वुड समवन नो कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी कॉम्प्लेक्स मेटल की? इसलिए मैंगनेट आप बोल के छोड़ देंगे तो हाउ डू आई नो कि वो -1 है या -2 है ना? टेट्रामीन क्रोमियम 3 म्यू अमीडो, ये किताबों में अराबियन न्यूमेरल नहीं रहता है। कैसे एक्सीडेंटली कोई एक रेयर डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में कभी लगा था, बहुत दिन हो गया है, उसे पढ़ा था मैंने। बिस इथेन 1,2 डाइमीन, आयरन 3, बाहर जाके सल्फेट लिख लीजिए, वर्ड सल्फेट, पोटेशियम हेक्साक्लोराइड प्लैटिनेट 4, बस। ये दोनों 3 है, वो एजम्पशन है ना बस सर कुछ? हाँ बोलो सर। हाँ, वो एकदम वही बोला है, क्योंकि उनकी पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट माने मोर फेमिलियर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं सुनिए, ये कुल मिला के +4 है। Fe का +2 करोगे तो क्रोमियम को तुम्हें +4 करना ही पड़ेगा, और क्रोमियम +4 में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स ये थोड़ा सा एजम्पशन जैसा किया मैंने, क्योंकि वो रास्ता भी नहीं है। नहीं तो मुझे तुम्हें वो अराबियन न्यूमेरल वाला पढ़ाना पड़ेगा, जो कि यूजुअली तुम्हारे किताबें फॉलो नहीं करते, तो कहीं आ जाए तो गलत हो जाएगा, तुम लिख दोगे तो। +2 आयरन अगर +2 करोगे तुम क्रोमियम को +4 करना पड़ेगा। क्रोमियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा दिखता नहीं है, इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब ना मैं पढ़ाऊं आइसोमेरिज्म। अब हमारा चैप्टर का प्रोग्रेस कैसा होगा मैं बता दूं, आगे का चैप्टर का प्रोग्रेस क्या होगा। अभी तक चैप्टर में इंट्रो चल रहा था। इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स क्या है, हाउ दे डिफर फ्रॉम द डबल सॉल्ट्स, व्हाट आर द लाइगेंड्स, हाउ कैन यू क्लासिफाई द लाइगेंड्स, हाउ कैन यू नेम द कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ कॉम्प्लेक्स की इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर की मूवमेंट कैसा है। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक ऑर्गेनिक की तरह, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ये स्टीरियो पार्ट में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप करेगा, मैं समझाऊंगा आपको, शायद समझ में नहीं आएगा 3D में। ये खत्म हो जाने के बाद चलेगा बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग में डिस्कशन होगा। बॉन्डिंग आते ही ना थ्योरी आ जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा हमें थ्योरी मिलता है। जैसे आपने क्लास 11 में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे। अलग अलग अप्रोच है बॉन्डिंग का, ठीक। और इवोल्यूशन भी है, सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी था, फिर VBT आया, फिर MOT आया।
वो अप्रोच आपको कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग में भी दिखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग समझाने के लिए स्पेशली सब थ्योरी आते रहेंगे। यहाँ पे आप 3 थ्योरी पढ़ेंगे, हालांकि इसके बाद भी और थ्योरी था, बट आपको 3 पढ़ाया गया है। ये खत्म होने के बाद एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ देर आप पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स वो होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉम्प्लेक्स है। एक फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, तो स्पेशली पढ़ाया जाता है कार्बोनाइल्स। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन होगा, जो कि थोड़ा लंबा डिस्कशन है, डिफिकल्ट भी है थोड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस खत्म होने के बाद वी कैन डिस्कस अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स की डेली लाइफ में यूज या डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये मेरा चैप्टर की मूवमेंट है। तो आज मेरा फोकस एरिया रहेगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद मैं बॉन्डिंग के अंदर एंटर करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा जहां तक पहुंचेगा। बॉन्डिंग खत्म होने के बाद कार्बोनाइल्स के बाद स्टेबिलिटी, कलर, ऐसा करते हुए हम जाएंगे। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो पहले से मैं बता के रख दूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैं समझाऊंगा तो सब कुछ ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन की आंसर बनाने के लिए एग्जाम हॉल में, जैसे खासकर एंट्रांस एग्जामिनेशन में, आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे याद नहीं रखना है, तो आई विल नॉट रूल इट आउट, कोई बात नहीं, आप फिर ड्रॉ करके कर लेना। ड्रॉ करके करना क्या होगा, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मैंने पहले से वार्न कर दिया कि ये खत्म होते होते मैं आपको कुछ डिफिकल्ट चीज याद रखने के लिए मजबूर कर सकता हूँ खत्म होते होते। अभी तो पहले तो उसने ही है, बट वो कंफ्यूजन वही है। चलो आइसोमेरिज्म हेडिंग लगाओ। तो आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे, 2 टाइप्स। क्या कारण है ऐसे भी समझ जाओगे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म आदि क्लासिफिकेशन होता है, वैसा यहाँ भी होता है, बट स्लाइटली डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स classified as part 1 ionization isomer, ionization isomers, जैसे एक ये है, you see the molecular formula of both the complexes are same, but the first one can ionize to give bromide but not sulfate, whereas the second one can ionize to give sulfate, not bromide. Reason is because in the first one, sulfate is in the square bracket. Square bracket means it is joined to your metal ion through secondary valency, so it is not ionizable. So if you perform laboratory test for this complex, you won't get the test for sulfate, but you will get the test for bromide. But the reverse is true for this one, even though they have identical molecular formula. In other words, these two isomers differ from each other with respect to nature of ionization. तो कैसे करो, ऐसा कर दो, this gives test, laboratory test, ये टेस्ट का मीनिंग होता है टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड नॉट सल्फेट. This gives टेस्ट ऑफ सल्फेट नॉट ब्रोमाइड. सल्फेट का टेस्ट देता है, ब्रोमाइड का टेस्ट नहीं देता है. These isomers, ionization isomers, differ from each other
ionization isomers differ from each other with respect to nature of ions they produce. Part B, structural isomerism. Part B is chain isomer, ये था ionization isomerism. Part B is linkage isomerism. Linkage isomerism. सर पार्ट 2 कर दीजिए ना। पार्ट क्या करो? पार्ट 2। हाँ पार्ट 2 करना है, राइट राइट। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक। टाइटल अलग है यहाँ, जैसे ऑर्गेनिक में होता है ना, ये टाइटल अलग है। आप टाइटल ये इजी है बहुत समझना है सर। ये उन कॉम्प्लेक्स पे पाया जाएगा जहाँ एम्बिडेंटेड लाइगैंड होगा ना। एम्बिडेंटेड लाइगैंड में तो अपना लाइगैंड का टीथ को बदल देगा, तो आइसोमर तो बदल जाएगा, माने आइसोमर तो रहेगा बट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व इन कॉम्प्लेक्सेस with bidentate ligands. No, sorry, bidentate ligand. Ambidentate ligand. ठीक है, पेज ऐड करना था, देखिए पेज। ओ उसी पुराने नोट में मैंने लिखना चालू कर दिया क्या? ओके ओके, ठीक है, लिख देता हूँ। जब लिख ही दिया उसी में लिख देता हूँ। हाँ, तो एम्बिडेंटेड लाइगैंड जैसे CO NH3 NO2, ठीक है, और मानो SO4। दूसरा है CO NH3 ONO SO4। सिंस वो एम्बिडेंटेड लाइगैंड है, कभी N से बाइंड हो गया, कभी O से बाइंड हो गया। अब मैं नाम बता दूं, तो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है इनका। कैसा नाम होता है देखिए, पेंटामीन। पेंटामीन तो समझने में प्रॉब्लम नहीं है। पेंटामीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 सल्फेट। माने नाइट्राइट आयन होने की वजह से वो लाइगैंड नाइट्रिटो रहा, बट उसका टीथ अलग हो सकता है। तो कभी नाइट्रिटो N होता है तो कभी नाइट्रिटो O होता है। पेंटामीन नाइट्रिटो O कोबाल्ट 3 सल्फेट, ऐसा लिखते हैं इसे। नाइट्रिटो O नाइट्रिटो N ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि नाम तो सब चेंज नहीं हो सकता है, आयन तो वही है। तो जैसे सानिडो C सानिडो N, थायसल्फाटो S थायसल्फाटो O, वैसा ये होता है। नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O। लिंकेज आइसोमेरिज्म ये तभी पाया जाएगा जब आपके पास एम्बिडेंटेड लाइगैंड हो। थर्ड वैरायटी, पार्ट 3, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ भी नहीं है जहां मैं कुछ समझाऊं आपको, बस वो क्लासिफिकेशन से। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ये एक दूसरे डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आइसोमर्स डिफर with respect to number of water molecules
of crystallization. जैसे Cr H2O whole 6 Cl3 एक कॉम्प्लेक्स है, Cr H2 whole 5 Cl Cl2 वाटर ये कॉम्प्लेक्स है, Cr H2 whole 4 Cl2 Cl2 वाटर एक कॉम्प्लेक्स है। ऐसी आर्ग्यूमेंट के साथ तुम आगे बोल दो CrH2 whole 3 Cl3 3 वाटर, बट वो पाया नहीं जाता। ये जो वाटर है ना, ये इन अनायन के साथ बॉन्ड होता है, अगर वो अनायन नहीं है ना बॉन्ड नहीं होगा। तो ये खराब क्वेश्चन है, मैंने कभी देखा है क्वेश्चन। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ पूछते हैं कितनी आइसोमर्स होंगे, आंसर 3 होगा। बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करके ना और एक चौथा बना देते हैं, जैसे ये सोच लेते हैं CrH2 whole thrice Cl3 3 वाटर, ठीक तो दिख रहा है, बट वो पाया नहीं जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में वो उनकी एनायन के साथ ही बाइंड होकर रहता है, जो एक्सक्लूसिव एनायन होते हैं। जैसे यहाँ ये Cl के साथ बाइंड है, यहाँ Cl के साथ बाइंड है, यहाँ कोई Cl नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो बनाता ही नहीं इस कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की जो आइडियाज़ होते हैं वो यहाँ काम नहीं करते, आपको पहले से पता हो, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ये। अच्छा, यहाँ पे नेमिंग कैसे करूँगा, सब कुछ समान है, आप लास्ट पे जाके मोनोहाइड्रेट लिख देंगे, माने पेंटा aqua क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाईहाइड्रेट। मैंने लिखा नहीं बिकॉज दैट इजी है। पार्ट 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। सर इन सब कंपाउंड्स में जो डॉट के बाद जो H2 लिखा होता है वो कैसे मतलब बॉन्डेड होता है कंपाउंड के साथ? क्या है तो मतलब डॉट के बाद जो भी वाटर है वो कैसे बॉन्डेड होता है? वो ना डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होते हैं, वो एकदम किसी, इसीलिए तू अगर ना हाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेगा, हाइड्रेट्स की जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तुझे कैसे टाइटल्स मिलते हैं मैं बताऊँ, तू पढ़ा है ऐसा ध्यान नहीं कर पा रहा है। कुछ होते हैं क्रिस्टल हाइड्रेट्स, कुछ होते हैं आयनिक हाइड्रेट्स, कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स, कुछ होते हैं क्लाथरेट्स। मैंने ऐसा हो सकता है कि तेरा वाटर ना किसी के साथ बॉन्ड नहीं किया है, बस वो क्रिस्टल के अंदर बैठा है, उसके लिए क्रिस्टल हो रहा है, वो नहीं होता तो क्रिस्टल नहीं होता। हाँ ट्रू। इसलिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज कर दो, उनकी सरफेस ना पाउडर डेवलप कर लेगा, पाउडर लाइक क्रस्ट डेवलप कर लेता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर अगर ड्राई हो तो क्रिस्टल से डायरेक्टली वाटर निकल जाता है बाहर, निकलते ही वो क्रिस्टल भी पाउडर हो गया, एमोर्फस हो जाता है, उसे कहते हैं क्रिस्टल हाइड्रेट्स। कुछ हाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जहाँ वाटर बाकायदा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा रहता है मेटल के साथ, माने कॉम्प्लेक्स है वो, ये कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है जहाँ वाटर आयन के साथ, एनायन के साथ बॉन्डिंग करके बैठा है, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, वो एनायनिक हाइड्रेट है। एक वाटर मॉलिक्यूल ना उस सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा है। कुछ होते हैं क्लाथरेट्स, जैसे मैंने तुझे नोबेल गैस पे पढ़ाया, कोई बॉन्डिंग फंडिंग नहीं है, वो बस बैठा रहता है, कुछ नहीं, उसकी वजह से क्रिस्टल नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग केस पे, ये जो केस तू देख रहा है ये एनायनिक है, इसलिए एनायन बाहर ना होने से नहीं बने, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म पाने के लिए तुझे कॉम्प्लेक्स का दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स चाहिए, माने कैटायन भी कॉम्प्लेक्स चाहिए, एनायन भी कॉम्प्लेक्स चाहिए। कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ कंपाउंड हो तो ये आइसोमेरिज्म दिखता है। This isomerism is observed with complexes in which both cationic
and anionic part are complex. दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, जैसे CONH3 होल 6 3+ Cr CN होल 6 3-. एक कॉम्प्लेक्स है. दूसरा कॉम्प्लेक्स है कि Cr NH3 होल 6 3+ CO CN होल 6 3-. ये दोनों आइसोमर्स है. आप चाहो तो लाइगैंड को भी एक एक करके एक्सचेंज कर सकते हो. आप एक्सचेंज करने की स्पेस आपको मिल जाता है, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट होने की वजह से एक लाइगैंड यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दिया, एक मेटल इधर से निकाल के इधर डाल दिया, तो एक्सचेंज तो कर सकता हूँ. वो लिबर्टी मुझे मिल जाता है. इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं. आप देखिएगा स्पेसिफिक है, एकदम स्पेसिफिक है, कहाँ दिखेगा लिंकेज, कहाँ दिखेगा कोऑर्डिनेशन, बट है आइसोमर, बस मुझे पढ़ाना पड़ रहा है. एक और आइसोमर होता है जिसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन कहते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा दूँ. उसे कोऑर्डिनेशन पोजीशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन पोजीशन में फंडा क्या है पता है? तेरा कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा कॉम्प्लेक्स ये. इसमें क्या है ना, 2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, पर 2 मेटल तो है ना, तो आप अपनी लाइगैंड को इन दोनों के पोजीशन में तो एक्सचेंज कर सकते हो. उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नहीं कहते. कोऑर्डिनेशन के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, मैंने कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो. अगर तुम्हारा कैटायन ऐसा है जिसमें ब्रिजिंग लाइगैंड है, तो ऑब्वियसली 2 मेटल यूनिट होगा, तो आप लाइगैंड को एक्सचेंज करोगे तो वो भी तो एक आइसोमर होगा. उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म. थोड़ा डिफरेंट टाइटल है, लिख देता हूं मैं. Coordination position isomerism found in complexes containing bridging ligand. Bridging ligands. Just said. अब आप एक काम करें, एमोनिया एक उधर ले जाइए, वाटर एक इधर ले आइए. बस ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, वहां से निकाला, इधर डाल दिया, उधर डाल. आप देखो तो कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है इन टीचिंग में. ठीक है, मैंने पढ़ाया कुछ समय, बट कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है. ऐसा ही है, ऐसा तो होता है सिलेबस कभी कभी ना. अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म में एंटर करेंगे. स्टीरियो आइसोमरिज्म में एंटर करने के समय 2 राउंड में आप पढ़ोगे. मैंने नेक्स्ट राउंड आते आते आप थोड़ा बेहतर समझ जाओगे, बट ठीक है, जैसे अब आगे बढ़ूंगा मैं समझा दूंगा. हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे.
but let me introduce. You drop the pens. If you have written up to this stage, drop the pens and listen to me. Drop the pens. मैं 5 मिनट समझाऊंगा. Now listen. When you come to geometrical isomerism, it is fairly easy to understand. You must refer to space, and your isomers must differ from each other with respect to arrangement of atoms or groups in space. Without referring to space, you cannot identify or you cannot separate geometrical isomers. Hence, they are broadly classified as stereoisomers. Stereo means space. Spatial distribution of atoms or groups in space करते हुए हमें करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्डेड कंपाउंड में आप ऐसे पास रख दोगे दोनों क्लोरीन और दोनों H एसिस आइसोमर हो गया, उल्टा कर दो तो ट्रांस आइसोमर हो जाता है. यू आर वेरी फेमिलियर, तो मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं कर रहा हूँ. द सेम आइडिया विल बी एप्लीकेबल हियर, विल बी अप्लाइड हियर. बट द प्रॉब्लम हियर इज I have two types of coordination number 4 and coordination number 6. These are the most popular coordination number. So complexes are observed with both the coordination number, and I have to discuss geometrical isomerism in both the coordination number. That is a special challenge here. Besides that, coordination number 4 has two kinds of geometry, that is tetrahedral or can even be square planar. Yes, coordination number 6 is always octahedral. These things were originally suggested by Wagner. हालांकि हम कोई एविडेंसेस इनकी फेवर में नहीं पढ़ रहे, बट यही है आप सीखोगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ 2 ज्योमेट्री होते हैं. तो मैं क्या करूंगा, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पे पढ़ाऊंगा, फिर इस पे पढ़ाऊंगा, फिर इस पे पढ़ाऊंगा. ऐसा पढ़ाना पड़ेगा मुझे. ठीक, ये ज्योमेट्रिकल के बारे में हुआ. मैंने पूरा नहीं किया है बट इंट्रोड्यूस कर दिया. अब कमिंग टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है, पहले कंडीशन तो देखोगे ना आप. जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए स्पेस पे डिफरेंस होनी चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस. व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी स्पेस पे डिफरेंस होनी चाहिए, ट्रू, बट इन एडिशन देयर इज वन मोर कंडीशन, दैट इज योर मॉलिक्यूल मस्ट नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री और ए सेंटर ऑफ सिमेट्री. कंपाउंड में नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना बीच में से कटेगा दो इक्वल पार्ट में, ना एक जगह से आप बढ़ोगे एक तरफ आपको जो मिलता है पीछे जाओगे वही मिलता है. जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री हम सॉलिड स्टेट पे पढ़ाए थे, वैसा आपको नहीं मिलना चाहिए. लेकिन इलाबोरेटली मैं कंडीशंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाऊंगा. फिलहाल के लिए आप यही 2 चीजें याद रखोगे. मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स में वो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी लगता नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से हो जाता है. आपकी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री लगता नहीं है, ऑर्गेनिक में लगता है थोड़ा, तब मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है. यू माइट हैव heard or you might have studied the sentence in a different way, like those molecules are optically active. I repeat, those molecules are optically active which form non-superimposable mirror image. हो सकता है आप ऐसा पढ़े हो और वो गलत नहीं है. You are watching the same thing but from different windows, तो आपको अलग अलग दिख रहा है. जो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वही नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन यू से दैट ओनली दोज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव व्हिच फॉर्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. कुछ गलत नहीं है, बट आप उसे ऐसा भी बोल सकते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव व्हिच डजंट हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड डजंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल. हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते रहेंगे. हम ये इन नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो एकदम गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं. लेकिन इजी होता है मुझे किस अप्रोच के साथ, वो मैं चेक करूंगा ना, तो मुझे बहुत इजी होता है इस अप्रोच के साथ, जहां मैं बोलूंगा कि मेरे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में देख सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए एक्टिव है. अब और इजी करने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं देखूंगा, क्योंकि इट डजंट बॉदर मी इन कॉम्प्लेक्सेस. खाली प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा. जिस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एक्टिव है.
तो I could cut down the conditions. I could cut down that huge literature into just one sentence. कि आप चेक करोगे कि आपकी कॉम्प्लेक्स में प्लेनो सिमेट्री है कि नहीं, बस दैट्स इट. प्लेनो सिमेट्री है तो इनएक्टिव है, नहीं है तो एक्टिव है. But by saying this, you are referring to the original statement that the complex must be capable of forming non-superimposable mirror image. This ability to form a non-superimposable mirror image is called chirality. And chirality is the essential and sufficient condition for a molecule to become optically active. This is how the literature goes, and the entire literature we are going to write down in organic section. For the time being, I'll keep my sentence very simple. Those complexes are optically active which do not have a planar symmetry. सब ये करते हुए बढ़ूंगा. तो मैं ना एक साथ पढ़ाऊंगा, जो उठाऊंगा टेट्राहेड्रल उस पर सब कुछ पढ़ा लूंगा एक साथ, माने ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी. फिर स्क्वायर प्लेनर उठाऊंगा, सब कुछ एक साथ पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी. फिर ऑक्टाहेड्रल उठाऊंगा, उस पर भी सब कुछ पढ़ाऊंगा एक साथ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल. ऐसे जाऊंगा मैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की कंडीशंस के बारे में लिख दूंगा, थोड़ा लिख के एक एक कोऑर्डिनेशन नंबर उठाते हुए बढ़ूंगा आगे. हाँ, लेकिन भूलना नहीं, इस कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ज्योमेट्री है, तो दोनों के बारे में मुझे सेपरेटली पढ़ाना पड़ेगा. लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस का मैं इस्तेमाल करूंगा वो सारे सिंबॉलिक कॉम्प्लेक्स होंगे. सिंबॉलिक माने एम ए बी सी डी ऐसा लिखूंगा. मैंने मेटल एम है, 4 लाइगेंड अलग अलग है. अगर मैं 4 लाइगेंड मुझे अलग नहीं चाहिए, मैं ऐसा लिखूंगा एम ए बी टू सी, 2 समान है 2 डिफरेंट है. अगर मुझे नहीं चाहिए तो एम ए 4, चारों समान है. ये सिंबॉलिक राइटिंग होती है. क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज इस सिंबॉलिक राइटिंग के साथ स्टूडेंट का ध्यान लाइगेंड पे मत जाए. स्टूडेंट का ध्यान रहे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और वो प्रॉपर्टी पे. जी ज्योमेट्रिकल लाइन्स में दिखाया कि नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल दिखाया कि नहीं, उस पर ध्यान जाए, तो आपकी ध्यान लाइगेंड में नहीं जाए. एक बार ये सेटल हो जाए, फिर हम कभी भी इन्हें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं. लेकिन इसलिए सिंबॉलिक राइटिंग होती है. तो ये रहेगा मेरा ओवरऑल अप्रोच. लिखिए आप. क्या था? ए पार्ट था ना, पार्ट ए था, वो पार्ट बी करना पड़ेगा कुछ. वेट, स्टेरियो आइसोमर्स लिखो मेरे साथ. दिस आइसोमर्स differ from each other with respect to arrangement of atoms or groups in space. Both geometrical and optical isomerism belong to this category both geometrical and optical isomerism belong to this category. ठीक. For complexes to show optical isomerism, this is broad definition. For complexes to show optical isomerism, they must not have a planar symmetry
ऑल्सो मस्ट नॉट हैव ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैंने ब्रैकेट क्यों किया? क्योंकि वो यूज नहीं होगा। ये कंडीशन तो ऑर्गेनिक में यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होता है, बट वो कंडीशन पूरा ठीक है। In other words, the complexes, optically active complexes form non-superimposable mirror image. You can safely say that all optically active molecules are non-superimposable on their mirror images. But you are saying the same sentence but in a different way. In other words, those complexes are optically active which form non-superimposable mirror image. Impossible mirror images. तो पहला स्टार्ट करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। यहाँ पे एनर्शियोमर जैसा टर्म यूज होता है? एकदम होता है, पूरा होता है ना, हम भी लिखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैन हैव टेट्राहेड्रल और स्क्वायर ज्योमेट्री। तो विल स्टार्ट विथ टेट्राहेड्रल। हम कोऑर्डिनेशन 4 के अंदर काम कर रहे हैं, पहला पार्ट होगा टेट्राहेड्रल। ये और एक हेडिंग हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, मैंने ऐसा अंडरलाइन कर दिया और नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं 2 तरह की आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। मैं किसी को उठाऊंगा तो 2 आइसोमेरिज्म एक साथ बात करूंगा, ठीक है। हियर इज द सेंटेंस, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, no geometrical isomerism is observed। एकदम दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई देगा? टेट्राहेड्रल सेंटर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देता तो मीथेन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देता है सब्स्टिट्यूशन कर देने के बाद। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व। अरे बाबा, जब तुम टेट्राहेड्रल ऐसे ड्रॉ करोगे ना, ये ड्रॉ करोगे टेट्राहेड्रल, स्पेस में ये दोनों जितनी पास है, ये दोनों उतनी ही पास है, ये दोनों भी उतनी ही पास है, ये दोनों भी उतनी पास है, ये दोनों भी उतनी पास है। सब तो समान दूरी है एक दूसरे की। अगर तुम्हारा लाइगैंड मानो ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, और तुम सोचोगे कि पोजीशन चेंज कर लूंगा सर, सी को इधर ले लूंगा, डी को इधर लूंगा, कुछ नहीं हुआ है। इस सी के डिस्टेंस पहले बी, ए और डी से जितना था, अगर आप अपना सी को इधर रखोगे और डी को इधर रखोगे, अभी भी इस सी का डिस्टेंस ए बी डी से उतना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेट्राहेड्रल की अंडरस्टैंडिंग है। आप विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा, मेरे हाथ में कोई मॉडल नहीं है और हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद से समझना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे इनकी भी स्पेस पे दूरी समान है, हर बार समान है, इधर से समान, इतना सब समान है। तो इट डजंट मैटर कि आप इधर से खोल के इधर जोड़ दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो ज्योमेट्री, आउटराइटली मना कर दिया मैंने, नहीं आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप कुछ भी कर लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। जैसे कार्बन में 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट डालने से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक पढ़ाने के समय। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अगर आप अपनी कॉम्प्लेक्स में 4 लाइगैंड को अलग अलग प्लेस कर दोगे, ये लाइगैंड एल है, ये एल प्राइम है, ये एल डबल प्राइम है, एल ट्रिपल प्राइम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कट करेगा? आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे लेते हैं टेट्राहेड्रल में? आप किसी भी 2 बॉन्ड को लेके ना मेटल के साथ अंदर से जा सकते हैं, तो आपका ये बाहर की तरफ रह जाएगा स्क्रीन का, ये स्क्रीन की पीछे की तरफ चला जाएगा। जब आप इसको प्लेन मान के कॉम्प्लेक्स को काटोगे बीच में से ना, तो ऐसा होगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट अगर है तो आपका तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना। तो चारों लाइगैंड अगर एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास करेगा।
और ऐसी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बट ऐसी एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स की बहुत रेयर है, बट कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है और चारों लाइगैंड एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसा बना पाओ तब ना। आप बोलने के लिए तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट आई विल बी गिविंग वन एग्जांपल जो कि हाँ ऑप्टिकल एक्टिव है टेट्राहेड्रल। तो वी कंक्लूडेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद दिस सेंटेंसेस। आउटराइटली वी सेड कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है बट बड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट आउट। ना सो प्लेन की बात नहीं होता है। सो प्लेन इज नॉट द रियल कंडीशन। रियल कंडीशन होता है तेरा स्पेस में दूरी। जैसे मान तू डबल बॉन्ड पे यहाँ पे अगर मिथाइल लगा देता है और ये मिथाइल लगाता है, ये इंसिडेंटली मॉलिक्यूल प्लानर है, मैंने मेरे स्क्रीन पे है, कार्बन एटम सब स्क्रीन पे है, और अगर तू इसको इधर ले गया तो क्यों इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल रहा है? बिकॉज ये मिथाइल से ये मिथाइल के बीच स्पेस में जो दूरी है, ये मिथाइल से ये मिथाइल में स्पेस में दूरी डिफरेंट है। प्लेन होना जरूरी है नहीं, जरूरी है कि दोनों स्ट्रक्चर में स्पेस में ग्रुप्स के बीच डिफरेंस आ गया दूरी में। इसलिए अगर मैं एक साइक्लोहेक्सेन लेता हूं, ये कहाँ प्लेनर होता है? साइक्लोहेक्सेन की मिथाइल तो ऊपर की तरफ होता है, ये मिथाइल तो नीचे की तरफ होता है, तो भी तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आते हैं। और सच पूछो तो ये साइक्लोहेक्सेन थोड़ी प्लानर है, ये तो चेयर कन्फर्मेशन है। लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होते हैं, तो प्लानर होना जरूरी है नहीं, है ना? तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड। फिर लिखिए, when all the four ligands are different from each other in a tetrahedral complex, when all the four ligands are different from each other in a tetrahedral complex, optical isomerism is observed, is possible, पाया जाता है। However, it's difficult to synthesize. Now, here is an example. This slightly, it's not actually सारे ligand different. Complex with unsymmetrical bidentate ligands. Complex का मीनिंग यहाँ टेट्राहेड्रल, हाँ, मैं टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ शुरू से। So, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे निकेल 4 बॉन्ड है, ये NH2 CH2 CO। अब तो पहली बार ना बाइडेंटेड लाइगैंड का कॉम्प्लेक्स देख रहा है। देख, ये दोनों टीथ है, वो NH2 वाला एक टीथ है, O- एक टीथ है, और ऐसे बॉन्डिंग होगा NH2 CH2 CO O-। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना पड़ा मुझे। 3D में जब तक नहीं सोचेगा ना, तुझे विजुअलाइज नहीं कर पाएगा। मैं जितना भी बोलूं, तुझे 3D में सोचना है। मन ही मन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, टेट्राहेड्रल का 4 पॉइंट में ना 2 बैंड होके ऐसे लगे हैं, फोल्ड होके लगे हैं। एक तरफ NH2 लग गया, एक तरफ O- लग गया, फिर दूसरा फोल्ड हो गया NH2 से O-।
अब तू काट के इसको दो इक्वल पार्ट में कभी डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं होगा कभी भी। अगर तू इधर से काटेगा, ये पार्ट को प्लेन में लेके काट देगा, अंदर से कट जाएगा, बट इस तरफ मैंने मेरी तरफ स्क्रीन के बाहर ये आ जाएगा, पीछे ये आ जाएगा, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप डेवलप करेगा ऑनलाइन टीचिंग में, बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाना यहाँ, ठीक है। ये इसको ऐसा शॉर्टकट भी ऐसा लिखते हैं, ऑल्सो ऐसा लिखते हैं, आई थिंक दिस इज आल्सो पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग, ऐसा लिखते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए पहले टेट्राहेड्रल आप ड्रॉ कर दो, ये NO कर दिया, वो क्या करते हैं ऐसा एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ साइड में लिख देते हैं GLY। मैंने ग्लाइसिनेट कॉम्प्लेक्स का 2 टीथ है, तो आप समझ जाओ कॉम्प्लेक्स क्या है। वो क्या जानबूझ के लिखते नहीं है, इसको ऐसा कर्व एक लाइन ड्रॉ करके उस पर स्ट्रेट लिख देते हैं GLY। इसको ऐसा भी लिखा जाता है बिकॉज इट्स ईजियर टू रिप्रेजेंट, नहीं तो आपको बार बार ये दिखाना पड़ेगा ना ग्लाइसिनेट की बॉन्डिंग्स। ग्लाइसिनेट की 2 टीथ होते हैं, एक N एक O, उसने NO लिख दिया और बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ करके GLY लिख दिया, तो आप समझ लेना बाकी GLY की बॉन्डिंग है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल, ये मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ अनसिमेट्रिकल लाइगेंड्स, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। हाँ, ज्योमेट्रिकल क्यों लिखा तरीका, ऑप्टिकल लिखना था मुझे, करेक्शन कर लीजिए तो मेरा ध्यान हटा है, ऑप्टिकल आइसोमेर। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पे नहीं है, दिखा देगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स के साथ मैंने टेट्राहेड्रल, तो बेसिकली टेट्राहेड्रल मेरे कुछ बहुत ज्यादा काम का नहीं बना। ज्योमेट्रिकल तो है नहीं, ऑप्टिकल अगर है तो ये बहुत रेयर एग्जांपल्स के साथ काम करना पड़ रहा है मुझे। अब स्क्वायर प्लानर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। तो पहले हम लोग स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। जरा आप मुझे बताइए, तो कॉम्प्लेक्स अगर स्क्वायर प्लानर है और मैं 4 अलग अलग लाइगेंड डाल दिया कोने में ऐसा करके, स्क्वायर प्लानर है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं बताइए? तो नहीं होगा। कैसे होगा? तो खुद ही प्लेन है स्क्वायर प्लानर, तो खुद ही तो प्लेन है, कैसे होगा? तो फिर काम आधा हो गया, काम कम हो गया मेरा। स्ट्रेट वे लिख दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक प्लानर होता है। तो जो मॉलिक्यूल प्लानर है उस पर फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्या बात करोगे? वो तो खुद ही प्लेन में है। बेंजीन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता है? वो तो प्लानर है, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लानर है, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? लेकिन सेंटेंस को मुझे बहुत केयरफुली लिखना पड़ेगा, इसलिए कि मानो आपने एक बाइडेंटेड लाइगेंड ले लिया, ये ऐसा घूमते हुए जा रहा है इधर, और बाइडेंटेड लाइगेंड की यहाँ पे कार्बन एटम था, वो कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो गया, उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो डिफरेंट है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स पे ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस मेटल center, but because of this carbon center. I'm going to write down sentence in a very careful way so that the sentence can include this condition also. Square planar complexes do not show optical activity because of the metal center. मेटल सेंटर की वजह से तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता नहीं है। अगर बाजू में कोई और सेंटर आ गया दिखा दिया तो मैं क्या करूं? बिकॉज कॉम्प्लेक्स प्लानर है तो कैसे दिखाएगा? करते हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटेंस खत्म हो जाएगा स्क्वायर प्लानर में। हमें फिर ज्योमेट्रिकल पे काम करना है। राइट डाउन। Square planar complexes do not show optical isomerism because of metal center. Because of metal center. मेटल सेंटर की चलते वो कभी नहीं दिखाते।
because the complex itself is planar. What about geometrical isomerism? हाँ, ये पाया जाता है. It's fairly easy to understand. Geometrical isomerism is observed. तो मुझे तरह तरह से कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा. अभी स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स. पहले M4 टाइप. नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नो GI लिख दो. नो GI नहीं आएगा. चारों लाइगेंड समान हो तो कैसे आएगा? अब M3B टाइप, माने आपका 3 लाइगेंड समान है, चौथा डिफरेंट है. A3B टाइप, ये भी नो ज्योमेट्रिकल. हाँ, नहीं होगा. M2B2 टाइप, अब आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? आप ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर प्लेन. A2B2 आप ऐसा भी कर सकते हैं. A2B2 है ना. 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कर दो. सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकल वाला जो एग्जांपल दिए है सर, वो कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? कौन सा ऊपर निकल वाला है? ये यस सर. हाँ, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अच्छा, तो नीचे लिख देता हूँ. प्लस माइनस लिख दो, समझ में आ जाएगा. यस सर. हाँ, प्लस माइनस लिख देने से समझ में आ जाएगा. प्लस माइनस मतलब 2 इनांशुमर है, पेयर ऑफ इनांशुमर्स. ये एग्जांपल है. मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस मैंने था उसकी में एग्जांपल है. प्लस माइनस कर दो तो समझ में आ जाएगा. प्लस माइनस का मतलब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इनांशुमर, पेयर ऑफ इनांशुमर्स. M2B2 टाइप 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया. हाँ, बिल्कुल निकल को कायरल सेंटर आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे. ना, ऐसा नहीं है. क्या होता है, जो आप बोलते हैं ना चारों डिफरेंट होनी चाहिए, ये बात सही है. बट यहाँ ये ब्रिजिंग आके ना सब गड़बड़ कर दिया. चेंज, वो कंडीशन चेंज हो गया. चारों डिफरेंट ना होने से भी हो रहा है. जब इंडिपेंडेंट लाइगेंड्स हो, एक लाइगेंड, एक लाइगेंड, एक लाइगेंड, एक लाइगेंड, तो ये लाइगेंड A हो, ये लाइगेंड B हो, ये C हो, ये D होना पड़ेगा, तब जाके लाइगेंड है ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव होगा. ये D होते हुए अगर E भी D बन गया तो इनएक्टिव हो जाएगा, एकदम इनएक्टिव हो जाएगा. बट जो अपीयरेंस ऑफ ब्रिज ने चेंज कर दिया चीजों को. क्यों चेंज कर दिया ना? ब्रिज की अपीयरेंस कंपाउंड को कभी 2 हिस्सों में काटने नहीं दिया. पता है क्यों? बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड था. यहाँ देख मैंने लिखा है अनसिमेट्रिकल. मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, कैसे मुझे दिखाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा सोच के ना एक ब्रिज लगा दे, और यहाँ भी एक ब्रिज लगा है, तो इस ब्रिज को लेके ऐसे काटते हुए जाएगा ना, कटेगा नहीं 2 इक्वल पार्ट में. 4. हाँ, तो इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है. ये थोड़ा आगे और प्रॉब्लम करेगा. ऑक्टाहेड्रल में पढ़ाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है. M2B2 टाइप 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है. यहाँ क्या देखिए आप, स्पेस पे देखें 2 B के बीच दूरी, स्पेस पे देखें 2 B के बीच दूरी. हाँ, एक ज्यादा है, कम है, तो एक C से एक ट्रांस है, ये C से ये ट्रांस है. 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है M2B2. अब आप क्या करो, M2BC कर दो. A2BC टाइप. हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की वैरायटी देख रहे हैं. ये भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही दिखाएगा. कैसे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आने से पहले जैसे ही कर दो. ये A2 है, ये BC. दूसरा ऐसा है A2BC. वही A2 को देख के आप समझ जाओ कौन सी से कौन ट्रांस है. ये C से ये ट्रांस है. सर, हाँ बोलो. सर आप एक बार वापस समझा सकते हैं स्क्वायर प्लेन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखाएगा?
अच्छा सुन, क्या होता है तेरा, तू ना यहाँ देख, तो इसे फोन को ही सोच, ये सोचे कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेन है, ये प्लेन है तेरा, स्क्वायर प्लेनर बोला ना, तो ये प्लेन ही है। तो जो मॉलिक्यूल प्लेन है ना, उस पर तुम मिरर फिट करोगे, इधर इधर तुम मत सोचो मिरर फिट किए, तो उसका इमेज जो आएगा ना, पूरा डायरेक्टली मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लानर है ना। तो मॉलिक्यूल प्लानर होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ सकता है। अगर बोलोगे क्यों नहीं आ सकता है, बिकॉज मॉलिक्यूल अगर प्लानर हो तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज ये राइट हैंड होता है। हर किताबें हाथ का इस्तेमाल करते हैं जब कायरलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इसका डायग्राम होता है किताब में, हर किताब लगभग करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑब्जेक्ट है समझाने के लिए। रीजन इज बिकॉज यू कैन नॉट कट इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, दिस साइड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस साइड। So consequently, what happens if you place a mirror here? The mirror image comes like this, and when you try to superimpose, it's not superimpose. This is superimposition. So it forms a non-superimposable mirror image, even though it's a planar object. But I am considering this plane only. But if you take a mirror here, the plane will be like this. The mirror image will be like this, and you see it's now superimposable. So all planar objects are superimposable on their mirror images, so they become inactive. Okay, sir. So M, A, B, C, two geometrical isomers. Now you think M, A, B, C, D. अब आप बताओ तो क्या करूं मैं, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखूं, आप बताओ जरा, आप ही बताओ, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, आप बताओ क्या मैं करूंगा। हाँ 3 होगा, पूरा 3 होगा। आप इधर A लिखे, अपोजिट में B लिख दे, CD को जहाँ मन चाहे बिठा दीजिए, यहाँ A लिखे, अपोजिट में C लिखे, BD को जहाँ मन चाहे बिठा दीजिए, M को इधर लिखे, अपोजिट में आप ना D बिठा दीजिए, BC को यहाँ बिठा लीजिए, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Now though I have taught you, let me show you कि आप क्या नहीं कर पाओगे। अभी स्टिचिंग के बाद आप क्या नहीं कर पाओगे वो मैं दिखा दूँ, क्या नहीं कर पाओगे। हालांकि हम पढ़े ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन में 4 के साथ स्क्वायर प्लेन होता है, और स्क्वायर प्लेन के साथ ये 2 कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं आएगा, ऑप्टिकल तो आता ही नहीं, इस पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, इस पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, इस पे 3 ज्योमेट्रिकल। ऐसा पढ़ाने के लिए बड़ा सिंपल कुछ पढ़ा दिया मैंने। अब चैलेंज कहाँ है, देखा चैलेंज कहाँ है। पैलेडियम मैं रियल कॉम्प्लेक्स अब दे रहा हूँ, मैंने सिंबॉलिक टीचिंग किया है जानबूझ के। वाटर, NO2, Cl। मैं पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स में कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आपके लिए चैलेंज क्या है पता है, ये तो देख रहे हो 4 लाइगेंड, देख तो रहे हो ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, मैंने 4 लाइगेंड लगा है, बट 4 कोऑर्डिनेशन के साथ ये तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। अगर टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा नहीं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा, क्योंकि चारों लाइगेंड एक दूसरे से डिफरेंट है, ABCD टाइप है। जानना एक सेपरेट चैलेंज है कि टेट्राहेड्रल है ना स्क्वायर प्लेनर है, वो अलग पढ़ाऊंगा, तब जाके इसे अप्रोच कर पाओगे। मैंने इस टीचिंग के बाद, हालांकि मैंने तो सिखा दिया कि स्क्वायर प्लेनर में ऐसा होते हैं, बट आपका आंसर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाओगे इस कॉम्प्लेक्स को, ये टेट्राहेड्रल है स्क्वायर प्लेनर है। आप पहचान लोगे 4 कोऑर्डिनेटेड, बट पहचान नहीं पाओगे। क्या विल नॉट हैव स्पॉटलाइट क्लासेस इन द वीक बिगिनिंग 12 ठीक, तो ये नहीं, इसको सेपरेटली हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या पढ़ाया वो बोल दिया, क्या नहीं पढ़ाया वो बोल दिया। नहीं तो आप इस क्वेश्चन में हाथ लगाने जाएंगे और बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं सर, नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये नहीं आया है समझ। मुझे पार्ट पार्ट में चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है, ये सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। अभी तक हम ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स को नहीं डिस्कस किए, हम सिंबॉलिक टीचिंग में हैं। इसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 काम खत्म हो गया। 4 के साथ रियायत ये था, रिबेट ये था कि ये हमेशा नहीं, 6 के साथ रियायत ये है कि हमेशा ऑक्टाहेड्रल है, हमेशा ऑक्टाहेड्रल।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे चल पड़े हम। बड़े बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए क्योंकि आप मुझे देख नहीं पा रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल एक्सेप्ट टू राइट। ये सब वार्नर्स का कंट्रीब्यूशन है, उसने करके सब कंफर्म कर दिया है। ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैं एक साथ डिस्कस करते हुए जाऊंगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अच्छा, ज्योमेट्रिकल क्या लिखा मैंने? ज्योमेट्री लिखना चाहिए था मुझे, इतना आवाज करता है। ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल, हमेशा ऑक्टाहेड्रल है। अब मैं एक एक करके कॉम्प्लेक्स उठाऊंगा, बात करते हुए जाऊंगा। मुझे दो चीजें साइमल्टेनियसली बात करनी है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल की। तो पहले उठाता हूं मैं कॉम्प्लेक्स M S6 में कुछ होता नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूं, कुछ होता नहीं है। F5B कुछ नहीं होता है। मैं मिनिमम मुझे M F4B2 चाहिए। F4B2 मुझे इस पे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में बात करनी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये M है आपका, ये 4 आप ड्रॉ किए, ऊपर एक नीचे, ऐसा ड्रॉ करते हैं हमेशा ऑक्टाहेड्रल। अब मैंने क्या किया, 4A को इस प्लेन में रखा, B को ऊपर रखा, B को नीचे रखा। दूसरी बार मैंने B की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की। ये B है, ये B है, और A ऐसा रख दिया। आप ये दोनों लिख के रुक जाना है, आप और मत लिखना कि लेकिन मैं बहुत कुछ लिखने वाला हूं, आप मत लिखो। ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने। चलो कम से कम इतना तो लिखा मैंने। अब आप बताओ कितनी आइसोमर से, बताओ तो M F4B2 में कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर से? मैंने कुछ लिखने की कोशिश की इधर उधर करके। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, दूटो एकदम सही है। पता है तुझे, ये जो है ना तेरा, ये वही है, दोनों समान है। झूठ मूठ का मैंने दोबारा लिखा है। यहां से देखेगा तू B का जितना, ये वही है। डायगोनल देखना, सीधा देखना कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए बच्चे ना एकदम छोटी चीज एक जगह पे उनका डाउट रहता है। अगर आप समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो सुनिए मुझसे केयरफुली। क्या है कि एक बुक है, मानो ये स्क्वायर प्लेन है, ऊपर एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट होता है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऊपर एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो यहां से यहां की दूरी जितनी है ना, यहां से यहां की दूरी उतनी है। अनलाइक टीबीपी में इक्वेटोरियल एक्सियल की बात होती है। जैसे ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ट्राइगोनल प्लेन इक्वेटोरियल कहलाता है। वो वर्ड यूज नहीं होता ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में किसी ने कभी नहीं पढ़ा है इक्वेटोरियल और एक्सियल, सब समान है। आप अगर अपनी कॉम्प्लेक्स को ऐसा पकड़े हो, ये ऊपर और ये नीचे बोल रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा पकड़ लीजिए, एक ही बात होगा। क्योंकि यहां से यहां की दूरी जितनी है, यहां से यहां की दूरी उतनी है। और ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन वही है। हाँ वही तो है, 3 डायमेंशनली, ये सारे समान है। तो अगर मैं एक बी को इधर रखूं, एक बी को इधर रखूं, वो सी से, क्योंकि पास है। आप इधर भी रखिए तो भी सीस होगा, इधर रखिए तो भी सीस होगा, इधर रखिए तो भी सीस होगा, पर इधर रखिए ट्रांस होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अपना बी को ऐसा रखा था, ये बी ये सीस, नेक्स्ट टाइम मैंने बी को इधर रखा, वो भी सी है, समान है, ये दोनों समान है। ये सारे पॉइंट समान है। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वही है, पॉइंट वही है, पॉइंट वही है। आप कहीं पे भी रखेंगे वो एक ही बात है। मैंने यहां रखा है, अभी एक ही बात है। आप कहीं पे भी रखिए, एक ही बात है। और आप दो बी को इधर रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, एक ही बात है। ये बहुत यूज करते हैं क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि बच्चे टीबीपी के साथ कंफ्यूज करते हैं इसे। टीबीपी इज ए डिफरेंट ज्योमेट्री। टीबीपी इज ए नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। टीबीपी इज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। उसमें शामिल होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं होता है।
उसमें एक्सेल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट लगता है, बट इस पे नहीं लगेगा, इसलिए दो ही आइसोमर्स है, MF और B2 दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, एक सिस एक ट्रांस। नीचे का जो दो लिखा हूं मैंने उन्हें इरेज कर दूंगा। किताबें इसे होमोमर्स बोलते हैं, अगर आपको समान ड्रॉ करके मैं दे दूंगा उन्हें होमोमर्स बोलते हैं। दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमने F और B2 के बारे में लिखा, ये मेरा ट्रांस है, ये मेरा सिस है, दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है, और नहीं होगा, और नहीं होगा, दीज आर द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ना, अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज क्या है, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, वो जांच करनी होगी। ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, आप बताओ तो, ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, आप बताओ। सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि पहले वाले में तो सिमेट्री है। दोनों ही इनएक्टिव है। दोनों ही इनएक्टिव है। पता है, तू प्लेन को ना ठीक से देखा नहीं, देख इधर देख, सेकंड वाला का अगर तू इसको प्लेन सोचेगा ना, देख पूरा कट गया, इस पे ए आया, इस पे ए आया, पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट वाले को तू इधर से काट दे, इधर से भी काटेगा तो भी हो जाएगा, बीच में से भी काटेगा तो भी हो जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है, पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करने से बहुत अच्छा विजुअलाइज होता है, जो कि मैं अफ्रेड कि मैं कर नहीं पाऊंगा ठीक से। देखिए इधर, ये राइट वाला कॉम्प्लेक्स को देखिए, इधर भी था, इधर भी था, और इधर ए था, इधर नीचे ए था, इधर भी है, इधर भी है। आप अपने कॉम्प्लेक्स को ऐसा काटो, तो जब काटोगे ना, आप प्लेन के ऊपर चला जाएगा, बी बी ए ए, प्लेन के ऊपर चला जाएगा, वो कोई बात नहीं, प्लेन पे जाने दे। इस तरह पे, इस तरह पे आएगा तो पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये, तो इनएक्टिव है। लेफ्ट वालों के काटोगे तो बीच में से काट दो, ऊपर भी नीचे भी। बीच में से नहीं काटना तो इधर से काटो, ऐसा करके काटो, ऊपर भी नीचे भी आपकी प्लेन में चला जाएगा। इस तरफ ए आ जाएगा, 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप मेरी हाथ देख पा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। अच्छा, वो वर्चुअल स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, हो रहा है कि प्रॉब्लम वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा विजुअलाइज करने में? नहीं हो रहा है सर, क्या? नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज बोथ कंटेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हम ऐसा करके आगे बढ़ेंगे। यू कैन इजीली एसेंस द डिफिकल्टी लेवल। अभी तो सबसे सिंपलेस्ट मैंने लिया था, जितने बड़े में जाऊंगा थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। अच्छा, एट टाइम्स वो काफ़ी डिफिकल्ट फील हो सकता है। द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, now I'll pass on to next complex MA3B3। अब मैं रेस्ट ले रहा हूँ, आप बनाओ, आप बनाओ, मैंने सिखा दिया है ना, आप बनाओ। तो सिर्फ दो ही होगा?
हाँ, 2 ही होगा, ठीक बात है। ये एक है, दूसरा ये। पता है ये ना, इसको फेसियल बोलते हैं। एक फेस में ना 3 ए दिखेगा, पूरा ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस में तुझे दिखेगा, ये फेस है। इसे मेरिडियनल बोलते हैं क्योंकि मेरिडियन पे दिखेगा 3 ए, पूरा ये मेरिडियन जैसा ग्लोब के सरफेस पे मेरिडियन की तरह दिखेगा। ऊपर एक है, नीचे एक है, इस कोने में एक है, जोड़ देगा ना एक मेरिडियन जैसा रन करेगा। तो ये वर्ड कहीं और यूज नहीं होता है, इसे फेस्मेर बोलते हैं, FACMER। मैंने सिस ट्रांस इसे नहीं बोलते, फेस्मेर बोलते हैं। ये वर्ड और कहीं नहीं यूज होता, खाली MA3B3 में यूज होता है। एक जगह पे आपको दिखा, तीन है और एक दिखा 3। ठीक है, अब आपको बोलना है ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। बताए मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर रिपीट कीजिए एक बार क्वेश्चन। कौन ऑप्टिकल एक्टिव बताइए। फेस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हाँ, एक भी नहीं होगा, पूरा प्लेनर सिमेट्री कट रहा है। चेक कीजिए, पूरा प्लेनर सिमेट्री कट रहा है, पूरा कट रहा है। देखिए, अपना विजुअलाइज करें, इसे पकड़ के कुछ रहा है, ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, ऊपर भी रखिए, देखिए कहाँ से कट रहा है। खाली काटना ही तो है 2 इक्वल पार्ट में। आप काटने के समय ना अपनी प्लेन को कहीं से ले सकते हैं, इन एटम्स के ऊपर भी ले सकते हैं, एटम्स के बीच वाले सेक्शन से भी ले सकते हैं। एटम्स के ऊपर अगर आप ले लेंगे, उन प्लेन पे चले जाने वाले एटम्स कंसिडर नहीं होंगे फिर। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं तो मैं यहाँ प्लेन को ऐसे ले लूंगा, इस प्लेन के ऊपर 3 A 1 B है, वो जाए, वो कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन की इस तरफ B आ गया, इस तरफ B आ गया, मतलब प्लेनर सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो। आप प्लेन को बॉन्ड से ऊपर से भी ले सकते हैं, एटम्स को होते हुए भी ले सकते हैं। मैंने आपकी प्लेन के ऊपर कुछ एटम्स रह जाएगा, वैसा हो सकता है। जो एटम्स प्लेन पे चले गए, प्लेन के ऊपर रह गए, उनकी बात छोड़ दीजिए। प्लेन की इस तरफ उस तरफ देखिए, अगर आइटम समान है तो प्लेनर सिमेट्री है। जैसे इस प्लेन को ना मैं बीच में से काट सकता हूँ, सीधा खड़ा करके एकदम मैं प्लेन पास कर लूंगा बीच में से, तो इस तरफ A आ जाएगा, पीछे A आ जाएगा, इस तरफ B आ जाएगा, पीछे B आ जाएगा। बट आपकी प्लेन के ऊपर AB चला गया है, वो कोई बात नहीं है। इधर है, इधर है, इधर भी प्लेनर सिमेट्री कट गया, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो लिखने वाला हूं मैं कि बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसे फेस्मेर कहते हैं, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, थोड़ा बड़ा करूंगा कॉम्प्लेक्स, कम से कम एक तो बड़ा करूं। एम सोच रहा हूं क्या करूं, रुकिए। A3B2C कर दो। चलो आप बनाओ। इस सेंटेंस को बड़ा कर दूं, एज दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसे सिग्मा प्लेन भी बोलते हैं, मैं सिग्मा प्लेन लिख देता हूं।
क्या हुआ? खोज रहे हो आइसोमर्स? मैं लिखूं? मैं लिख रहा हूँ। कितना मिला? मैं भी लिखता हूँ। सर 3 होगा। हाँ रुको मैं बताता हूँ। मुझे पता है आंसर। मुझे क्यों पता है मैं बता दूंगा। मुझे क्यों पता है और कैसे पता है। ठीक, देखिए मैंने क्या ट्राई किया। यहाँ बीबीसी से बीसीबीसी से, दोनों बीसीसी से, बीसीबीसी से, बीसीबीसी से, बीबीसी से, बीसीबीसी से। ए तो खैर सीसी रहा। 3 ए है ना, बहुत सारा ऑप्शन ले लेगा, उसका चिंता नहीं, मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ बीबी ट्रांस है, बीबी ट्रांस है, बट बीसी 2 बीसीसी से, बीसीबीसी से, सी 2 बीसी के साथ सी, 2 बी के साथ सी में है। यहाँ बीबीसी से, एक बीसीसी से, एक बीसी ट्रांस, ये डिफरेंट है। अब रहा और नहीं होगा सर, और होगा क्या बताओ? क्या खोजूं मैं? और ये ना मैं कहीं से कर रहा हूँ, एक जगह से क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। मुझे बहुत सारा याद है, वो नंबर बहुत दिन पढ़ाने की वजह से नंबर याद रह जाता है, बट वही अप्रोच भी है। आपको नंबर याद रखने के लिए एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ, मैं करते करते मुझे याद है, बट अप्रोच तो वही है, याद रखना पड़ता है वो नंबर्स। क्या याद रखना पड़ता है मैं सिखाता हूँ। एक और कॉम्प्लेक्स कर लेता हूँ, इसके बाद सिखाता हूँ। तो ये तीनों ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं इनएक्टिव है, वो बात अभी तो बता दो, वो बात बता दो यार। ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है? पहला वाला एक्टिव। केयरफुली बताना, गलती हो जाएगा नहीं तो। सर इनएक्टिव है तीनों। तीनों इनएक्टिव है, तीनों पूरा इनएक्टिव है, पूरा इनएक्टिव है तीनों। मैं तुझे दिखा रहा हूँ, देख यहाँ से कार्ड पूरा दोनों हिस्से में कट गया। इधर ए आ गया, इधर ए आ गया, पूरा कट गया। इधर से कार्ड दोनों इक्वल पार्ट में कट गया। इधर ए आ गया, इधर ए आ गया। ये बीच में से काट, पूरा बीच में से काट, खड़ा करके सीधा करके प्लेन ले ले पूरा एकदम सीधा। ये बी, ये ए, ये पूरा कट गया प्लेन उसमें। तीनों इनएक्टिव है, तीनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है। Write down all the 3 are optically inactive. थोड़ा और बड़ा कर दो, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। MA3BCD। चलो चलो करो करो। एक बाइडेंटेड और करूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा इसे। A3BCD ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूं मैं डिफरेंस। किरे तो समय पड़े क्या मैंने अच्छा हो जाए। हाँ
तो ऑल द थ्री अभी आप ड्रॉ किए? क्या किए बताइए, मैं करूं? बीसीडी कर दूं? बीसीडी को शीर्ष रखूंगा, ए इसके बाद काम करते हैं, बीसी को ट्रांस कर देते हैं, इसके बाद एक और काम करते हैं, बीडी को ट्रांस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बीसी को जब ट्रांस करे तो मैं डी को इधर रखा ताकि यहाँ बीसी ट्रांस ऐसे बात सी। नेक्स्ट वाले में मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ठीक, हो गया ना, हो गया, मेरा काम बन गया। सीडी को ट्रांस कर दो, हो गया काम बन गया। मैं इतनी जल्दी कैसे समझ पा रहा हूँ कि इतना होगा? मैं बता रहा हूँ क्या करता हूँ, इसके बाद बताऊंगा। मैं तुम्हें लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा क्या याद रखना है। मुझे एक्चुअली याद है तभी मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो खोजना पड़ता, खोजना संभव नहीं, इतना आसान नहीं है। तो ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सो देयर आर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी बता दो। सारा एक्टिव होगा। अरे नहीं बाबा, सारे एक्टिव कभी नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे, मैं किसी न किसी तरीके से तो नहीं होंगे। वुड यू लाइक टू चेक? चलो सुनो, तुम यहां से काटो तो ये तो ए है, ऑप्टिक प्लेनो सिमेट्री तो है। क्या बात कर रहे हो तुम, देखे नहीं, जल्दबाजी में बोल दिए। देखो ये तो पूरा प्लेनो सिमेट्री कट रहा है, क्या बात कर रहे हो, सब तो वही है यार, ये तो प्लेनो सिमेट्री है, खाली यही एक एक्टिव है, इस पर नहीं आएगा प्लेनो सिमेट्री। देख पूरा स्पष्ट कट रहा है, तो इच्छा करके ऐसे प्लेनो सिमेट्री काट देगा, पूरा कट रहा है तो दोनों तरफ ए आ रहा है। ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, उनमें से एक ऑप्टिकल एक्टिव है जो प्लस माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। ये दिस वन कैन एग्जिस्ट इन प्लस माइनस फॉर्म, ये प्लस माइनस है। So together there are 5 stereoisomers. This is my sentence. Together there are 5 stereoisomers. There are 3 and 2 here. There are 2. Together there are 5 stereoisomers. A pair of enantiomer. This is called as a pair of enantiomer. 4 geometrical isomers. Together there are 5 stereoisomers. And a pair of enantiomer. सब मिला जुला के सारे सेंटेंस वही है, मतलब तेरे पास 5 कंपाउंड है, मत सोचना 4 कंपाउंड, 5 कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, यहाँ 2 कंपाउंड है, प्लस एक कंपाउंड है, माइनस एक कंपाउंड है। इस बात को मैं बोल रहा हूँ 5 स्टीरियो आइसोमर्स, एक पेयर ऑफ इनैनियोमर्स। हाँ ये जो ये दोनों पेयर हो गए, ये Ma3BCD। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कुछ करता हूँ। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, जैसे मान मैं ना एक रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स देता हूँ Ma3। हाँ कंसिडर एग्जाम, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, तक एग्जाम्पल होने से ज्यादा रियल फील आएगा। कंसिडर एग्जाम्पल कोबाल्ट इथिलीन डायमीन 3+ इस कॉम्प्लेक्स की A3 ऐसा होता है। आप आयन के बारे में बोल देंगे और क्या, ये मॉलिक्यूल नहीं है तो इसे क्या होता है, मेरा स्क्वायर ब्रैकेट तो है ना, तो मैं कैसे करता हूँ देखिए, मैं इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। ड्रॉ हाँ बोलो सर, AA3 कैसे हुआ? हाँ हाँ AA3 का मतलब क्या है? ये
सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अच्छा ठीक इसका है दो सर। टिक समान है ना, इसका दो टिक समान है ना। हाँ तो ड्रॉ देखिए, पहले आप 6 ऐसा विंग ड्रॉ कर दो तो बस। अब आप इथिलीन डायमीन को जोड़ो। एक बार तुम्हें पूरा जोड़ के दिखा देता हूँ, लेकिन वो शॉर्टकट ड्राइंग एक सीखना पड़ेगा तुम्हें। ये ड्राइंग ऐसा होता है, ये इथिलीन डायमीन है, बाइडेंटेड लाइगैंड है। छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इन लोगों ने। आप इधर से ना ऐसा करके दिखा दोगे, भी मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे दिखा। पूरा स्क्वायर ब्रैकेट चढ़ा दो, ताकि समझ में आए कि मॉलिक्यूल नहीं आयन है। इसकी एक लिखा मैंने ना, ये सीखना जरूरी है। सिखाते हैं हम लोग कभी कभी। सर आपका वॉइस क्रैक कर रहा है सर। मत बोल यार, मत बोल। बड़ा तंग करता है कभी कभी। एन ऐसा भी ड्रॉ करते हैं। आप लिखते हैं और लिखना है ना, और मैं वीडियो बंद कर दूं, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊं, वीडियो बंद करके पढ़ाऊं, क्या करूं? कर देता हूं। चलो बताओ आप। अब देखिए आप, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल है क्या इसका? नहीं ज्योमेट्रिकल नहीं, कुछ तो नहीं, कहीं कोई स्पेस नहीं है। क्या करोगे, क्या सब तो समान है। आप बताओ तो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? इसमें प्लेनो सिमेट्री है क्या? ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये प्लस माइनस है पूरा। पेयर ऑफ इनहांसमेंट, ये भी और लिखे तो वही है। But instead of drawing this CH2 CH2, you have developed a way by which you just draw a string here and write En here, so that anyone can understand that this is an ethylene diamine ligand joined using its nitrogen teeth. It's optical active. There is no plane of symmetry. आप हो सकता है टेम्पटेड होके बोले कि सर देखो तो इधर से काटो, आप इधर से काटो, देखो ऊपर आपको जो दिख रहा है नीचे वही दिख रहा है, देखो पूरा एकदम दिख रहा है, ये तो प्लेनो सिमेट्री है। बट वो नहीं है। 3 डायमेंशनली जाओ, प्लेनो सिमेट्री एकदम नहीं है। क्योंकि ये स्ट्रिंग अगर इस कोने में है ना, ये उसका नेक्स्ट एडजेसेंट कोना है, जहां ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ रन कर रहा है। मतलब इसका रिफ्लेक्शन ठीक नीचे नहीं है, ये कहीं और है। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब वो जा रहा है ऐसे। हाँ, दोबारा बोल तो सुनाई नहीं दिया। ऊपर वाला पीछे जा रहा है और आगे नीचे वाला आगे, ऐसे सोचेंगे। हाँ, ऊपर वाला जहाँ है नीचे वाला वहाँ नहीं है। मैंने ये जहाँ है ना, ये उसके बाजू में है, साइड में वाला पॉइंट में है, उसके नीचे ठीक नहीं है, ताकि प्लेनो सिमेट्री नहीं है। 3 डायमेंशनली आप समझोगे तो थोड़ा आप एक कागज या एक बुक, फ्लैट बुक पकड़ के सोच लेने कोशिश करना तो समझ जाओगे। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इट्स ऑप्टिकल एक्टिव। ना एक लास्ट कॉम्प्लेक्स दिखा देता हूँ मैं। M A 2 बिट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कंसिडर CO En whole twice Cl2 plus A2 bit 2। अब आप करो। ये लास्ट होगा, इसके बाद में मैं जो बोल रहा था शुरू से वो कर लूंगा।
फिर 2 बनेगा। 2 बनेगा। ठीक है, देखता हूं। सुनो, ये CO है, खाली ये लिखो। ये Cl, ठीक है, पूरा चार्ज +1 है। ये CO, ये Cl, इधर Cl डाल दो। बस, ये इसे ट्रांस कहते हैं। ट्रांस है ना, 2 Cl अपोजिट दिख रहा है। Cl को देख के आप नाम दो, Cl को देख के नाम दो C से। यही ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें प्लेनो सिमेट्री है, पूरा काटोगे तो कट जाएगा। सो देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2Gi, a pair of enantiomer, and 3 stereoisomers, 3 total stereoisomers। टोटल स्टीरियोआइसोमर पूछोगे तो 3 आएगा। लिख लिया आप? लिख ले तो। अब ना मैं लिख रहा हूं, टेबल बना रहा हूं। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, pairs of enantiomers, अब देखिए कॉम्प्लेक्स है, मैं जो ऊपर पढ़ा है उसको अब मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं। देखिए M F4B2 आप ऊपर किए हैं, याद कीजिए। M A3B3, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है तो? ठीक है, M A3B3 20। आप ऊपर पढ़े हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं था। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, A3B2C 30, याद कीजिए 30 था। A3BCD 51। मुझे ना ये नंबर याद है, जिसके चलते मैं कर देता हूं फटाफट, और मैं अभी बाकी कॉम्प्लेक्स पे भी दिखाऊं। ये नंबर याद करने से हो जाएगा। देखो, एक मार्क करो, इस नंबर का एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है पता है तुझे? देख, इस पे मैंने कहीं पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा नहीं है। देख, नहीं लिखा है। कहां स्टीरियोआइसोमर तो पेयर्स ऑफ एनांटियोमर्स है। तू अगर इस रो से इस रो को माइनस करेगा, ज्योमेट्रिकल मिलता रहेगा तुझे।
जैसे 2 माइनस 0 तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 5 माइनस 1 तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हाँ यही हुआ था MA3BCD में, यहाँ देख A3BCD में 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ था। तो जैसे 4 आ गया ना, मैंने और सोचना ही बंद कर दिया, मुझे पता था कि हो चुका है अब, क्योंकि मुझे वो नंबर याद था 5-1, तो मुझे खोजना नहीं पड़ा। 5-1 का मतलब 5 टोटल आइसोमर्स होगा, एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर से 5 माइनस 1 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पक्का। ये नंबर ऐसा बिहेव करता है, तो मुझे पता था, तो मैंने खोजा। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना था, तो मैंने बनाया, एक बार BC को ट्रांस किया, एक बार BD को ट्रांस किया, एक बार CD को ट्रांस किया, एक बार BCD, सबको सीज कर दिया। फिर पता था एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये नंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छा होता है। और ऐसा देखोगे A2B2C2 6-1 है, A2B2CD पता है, ये 8 आई थिंक 2 होगा, हाँ 2 होगा, 8-2 धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ये खोजना मुश्किल है। यहां तक कभी कभी ये बात पे आ जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेसिव नहीं लगता। MABCD ये सब अलग कर दे, 30-15 है, बहुत आइसोमर होगा ना। 30-15 किसी ने आज तक ये बनाया नहीं बनाया है। मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन आइसोमर को आइसोलेट नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया। ये तो काउंट से पता चला है। A3 अगर करोगे तो ये 2 and 1, 2 minus 1 is 1, तो 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी नहीं होता है। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ये वही कॉम्प्लेक्स था जो हम यहाँ पे इथिलीन डायमीन के साथ लिखे थे, ये यही था, सॉरी ये था, ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। 2-1 का मीनिंग आप 2 minus 1 करोगे, 1 थोड़ी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। देन आप करोगे MAB3, अगर अनसिमेट्रिकल बाइडिटेट करोगे ना, ये 4-2 होगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है। MA2B2, MA2BC, MAAB2C2, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इससे दिखा जाता है क्वेश्चन। ये 3-1 नंबर है, इसका नंबर भी 3-1 है, इसका नंबर भी 4-2 है। अगर आप ये याद रख रहे हो ना, इट्स ए डिलाइट एक्चुअली, बड़ा आराम से आंसर होता है, खाली देख के बता देता है आंसर क्या है अगर रख लोगे। नहीं तो तुम्हें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ड्रॉ करके पहुंचना चाहते हो आंसर पहुंच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बुक का अप्रोच होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने पढ़ा है, ऐसा बुक का अप्रोच ऐसा होता है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ सर। तो ये मेरा स्टीरियो खत्म हुआ, स्टीरियो मैंने खत्म किया, ये कहते हुए कि ड्राइंग करके तो हम कर सकते हैं, बट याद रह जाना बहुत बेहतर है। अगर आप बोलोगे सर एक काम करो, जो इम्पोर्टेंट है बता दो, तो मैं पिछला तीन नहीं 4-5 करना पड़ेगा, पिछला 5 और ऊपर का 2-3 कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 2 3 4, बीच वाला ना हो तो चले, 3 ही छोड़ दिया बीच में, इतना लगेगा ही लगेगा, कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा ये भी लगने की कम चांस है, अगर आप छोड़ना चाहते तो इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो इतना तो करना पड़ेगा आपको। बड़ा बड़ा आराम से आंसर होता है, एकदम देख के फटाफट आंसर बन जाता है। अच्छा अब मैं चला, मेरा ये काम हो गया है, अब मैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस थोड़ा ठीक से देखिए, छोटा सा होना चाहिए। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाओ, खत्म हुआ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक से सुनिएगा, पहले बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ेंगे। सुनो, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स सर फिर से वॉइस जैसे क्रैक हो रहा है सर। बता दो ना, कभी प्रॉब्लम करता है, मैं काम कर दे दूसरा कनेक्शन यूज करने की कोशिश करता हूँ, रुक नहीं तो छुट्टी
सेम सर्विस प्रोवाइडर, सेम जगह पे मैं हूँ, कभी स्टेबल हो जाता है, कभी अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा रुको। सो जब कॉम्प्लेक्स डेवलप कर गया, अब ना चैलेंज था कि उसकी बॉन्डिंग को समझाना। पहले उन दिनों जो बॉन्डिंग थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी था, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी था, उन थ्योरी को अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझाने की कोशिश की गई। मैं आगे बोलूं इससे पहले थोड़ा सा 2 लाइन बता दो उन थ्योरी के बारे में। कहीं पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आता है तो थ्योरी आते हैं उन्हें समझाने के लिए। ऐसे में बॉन्डिंग एक ऐसी एरिया है जहां बहुत थ्योरी देखने को मिलता है। बीएसईपीआर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। सबसे पुराना इनमें से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, जिसका बेस था ऑक्टेट रूल। वो ऑक्टेट रूल पे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ काम बना, कुछ नहीं बना। फिर आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो डेडिकेटेड था कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाने में, और वो ऑर्बिटल ओवरलैप पे जोर दे रहा था। बाय द वे हाइब्रिडाइजेशन भी उसी ने इंक्लूड कर लिया। फिर कुछ काम बना, कुछ नहीं बना। फिर आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जोर देने लगा। सिंपल मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग की थ्योरी में ऐसी इवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। अब जब कॉम्प्लेक्स एक सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड डेवलप किया, इनकी बॉन्डिंग समझाना भी तो हमारा काम था। तब हम क्या किए? तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग को अप्लाई किए, ऑक्टेट रूल को अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स को समझाने की कोशिश की, बट थोड़े से मॉडिफाइड ढंग से। और तब आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। ये ऑक्टेट रूल का ही एक्सटेंशन है, स्लाइटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दिखाऊंगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स समझाने की कोशिश करेगा। कुछ काम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा आपका, जैसे अक्सर होता है थ्योरी में। नेक्स्ट आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वहां पे था ऑर्बिटल ओवरलैप, वही से आप कॉम्प्लेक्स को समझाने की कोशिश करेंगे, बट स्लाइटली मॉडिफाइड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए वो एग्जिस्टिंग थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं, बट मॉडिफाइड ढंग से। जैसे ये ऑक्टेट रूल को मॉडिफाइड किया गया, ये भी मॉडिफाइड होगा। क्या मॉडिफाइड बताऊंगा। कुछ काम बना, कुछ काम नहीं बना। फिर एक डेडिकेटेड थ्योरी आया कॉम्प्लेक्स के लिए, खाली कॉम्प्लेक्स के लिए, जो पहले नहीं था सिंपल मॉलिक्यूल में। वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी आते आते थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिला कॉम्प्लेक्स में।
इसके बाद वाला एडवांस थ्योरी है LFT, लाइगैंड फील्ड थ्योरी, जो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। वो MOT को अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो हमारा सीक्वेंस ऐसा जाएगा, ये पुरानी थ्योरी को एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करके समझाने की कोशिश की जाएगी, और ये सेपरेट स्पेशल थ्योरी है कॉम्प्लेक्स के लिए। चलिए लिखिए मेरे साथ, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। Several theories have been put forward. Have been forwarded. First one है effective atomic number rule. नंबर, ये क्या सोचता है? द सेंट्रल एटम या आयन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लाइगैंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन plus the electrons donated by ligands together when touches the atomic number of a noble gas. अब देखो एटॉमिक नंबर, ऑक्टेट नहीं, नोबेल गैस की पूरा एटॉमिक नंबर, द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, तब आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। जैसे FeCN6 4-, इस पे फेरस है, फेरस के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आयरन के एटॉमिक नंबर 26, तो फेरस होता है तो 26 होता है। 6 साइनाइड 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टुगेदर इट इज 36, तो 36 इज एटॉमिक नंबर ऑफ ए नोबेल गैस, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये इस तरीके से थ्योरी को देखता है, बट यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट बिसाइड्स लॉट ऑफ फेलियर्स ये सरवाइव किया है, बिकॉज कहीं तो स्ट्रेंथ था। क्या स्ट्रेंथ था हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत सारा फेलियर है, अरे तुझे अंदाज हो जाएगा, पता है क्यों अंदाज हो जाएगा? तू खाली किसी तरीके से इसको ऑड नंबर कर दे तो फेल हो जाएगा ये, क्योंकि सारे नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर इवन नंबर है। लाइगैंड इलेक्ट्रॉन हमेशा इवन होता है क्योंकि पेयर में देते हैं, ये नंबर अगर ऑड हो जाएगा